अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका बबलू लाहौरी और ये है टेक्नो का स्पार्क 40 प्रो प्लस। 60,000 पे प्राइस है इस फ़ोन की। मार्केट में 56-57 के आसपास मिल रहा है। क्या ये फ़ोन इतने पैसों में वर्थ इट है? आपको ये फ़ोन देखना चाहिए या फिर इसी रेंज में किसी और ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए? इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ। अब देखिए, डिवाइस का जो फर्स्ट इंप्रेशन है ना वो उसके डिज़ाइन से ही आता है और डिज़ाइन पे अच्छा काम करें आजकल सारे ब्रांड जो है, और काफ़ी अल्ट्रा स्लिम फ़ोन बनाए इन्होंने। लाइट वेट है 160 ग्राम के आसपास। अगर इस फ़ोन को किसी को वैसे थमाओ ना नए बंदे को तो वो इम्प्रेस ज़रूर होता है, भाई बड़ा लाइट वेट बड़ा पतला सा फ़ोन है। तो यस, यहाँ पे अच्छा काम किया हुआ टेक्नो ने। और सेकंड ये है कि बिल्ड इसके प्लास्टिक है बैक से, और इसका जो साइड फ्रेम है ना, अगर फुल वॉल्यूम पे कोई म्यूज़िक वगैरह सुन रहे हो तो उस पर ना काफ़ी वाइब्रेशन वाली जो इरीटेशन है ना, मुझे तो एज ए यूज़र फील होती है। बाकी आई डोंट नो, हर यूज़र का एक अपना एक्सपीरियंस होता है, अपना ही थोड़ा सा टेस्ट होता है। दूसरा ये कि ऑडियो जैक इस फ़ोन के अंदर नहीं मिलता, तो ये चीज़ अपने माइंड में रखना। सिम ट्रे इसमें 2 सिम लगा सकते हो। इसमें माइक्रो SD कार्ड जो है ना एक्सपेंशन वो नहीं हो सकती। डिस्प्ले पे गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन है। ओवरऑल फ़ोन में IP64 की रेटिंग है। तो डस्ट और वाटर स्प्लैशेज है ना, आजकल जिस तरह मानसून का सीज़न चल रहा है तो वहाँ पे प्रोटेक्शन मिलती है। और अच्छी बात यह है कि आउट ऑफ द बॉक्स इन्होंने डिस्प्ले पे लगाने के लिए एक जो कर्व ग्लास है ना वो भी प्रोवाइड किया हुआ है। और जो बैक के ऊपर केस है ना वो भी दिया हुआ, वो मैग्नेटिक, जिसके अंदर वो क्या कहते हैं मकनातीस लगा हुआ ना, वो है उसमें। आप उसको यूज़ करोगे तो ये फ़ोन वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। स्टिल काफ़ी मतलब पतला फ़ोन इन्होंने बनाया है और इस फ़ोन में 5200 mAh की बैटरी लगाई है। बैटरी टाइमिंग वाली साइड से ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस मॉडरेट यूज़ में 7-8 घंटे का जो स्क्रीन ऑन टाइम है आराम से मिल जाता है। लाइट यूज़ है तो 1.5 के दिन आराम से चला जाएगा। तो बैटरी वाली साइड से मसला नहीं है। जो चार्जिंग है इसमें 45 वाट का चार्जर है डब्बे में। वो जो चार्जिंग है 1 घंटा 5-6 मिनट के अंदर इसको 0 to 100 कर देता है। उसके अलावा 30 वाट की वायरलेस चार्जिंग भी है। और काफ़ी वीडियो में कन्फ्यूजन था यूज़र्स को कि यार इसके साथ ना कंपनी शायद वायरलेस चार्जर भी दे रही है, कोई पावर बैंक भी ऑफर कर रही है। तो ऐसा नहीं है। कुछ मैंने वीडियोस देखी हैं, ये इधर टिकटॉक पे कुछ दुकानदार हैं वो अपनी दुकान की मशहूरी के लिए शायद कोई वायरलेस पैड जो है ना इसके साथ ऑफर कर रहे हैं। कंपनी ने मेरे ख्याल से इसके साथ वैसे बंडल नहीं किया किसी चीज़ को। डिस्प्ले इसका मीडिया कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए ना तो वहाँ पे ठीक है, डिस्प्ले के कलर्स वगैरह क्वालिटी वाइड वन L1 भी है। नेटफ्लिक्स OTT प्लेटफॉर्म आप चला सकते हो। और ब्रांड आपको पता है, ये जो इन्फिनिक्स की हॉट सीरीज़ है, टेक्नो की जो स्पार्क 40 सीरीज़ है, इसके अंदर 1.5 के रेजोल्यूशन और 144 हर्ट्ज़ को ना काफ़ी मार्केट किया जा रहा है। तो मैंने अपनी प्रीवियस भी 1-2 वीडियोस में आपको एक्सप्लेन किया था कि एक्चुअल में जो हार्डवेयर इस फ़ोन के अंदर यूज़ हुए हैं ना इन सीरीज़ के अंदर, ऑल टू ऑल कोमी हार्डवेयर है 2.0, उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है, हार्डवेयर लिमिटेशन है। ब्रांड ने अपनी वेबसाइट पे भी मेंशन किया हुआ कि इसका जो रेजोल्यूशन है वो एक्चुअल में 1080p है, लेकिन अपस्केलिंग की हुई है AI से। अब वो जो अपस्केलिंग है सॉफ्टवेयर से इन्हेंसमेंट होती है ना, उसका एक्चुअल में यूज़र को फ़ायदा नहीं है जिसने पैसे लगाने हैं। तो मैं ये वीडियो में जब एक्सप्लेन करता हूँ तो बहुत सारे लोगों को राइट लेफ्ट बड़ी तकलीफ़ होती है। कुछ कोलीग्स हैं वो अपनी तकलीफ़ का इज़हार अपनी वीडियोज़ में करते हैं कि यार नेगेटिविटी बहुत है। मतलब अगर सच बताना नेगेटिविटी है तो ठीक है भाई, फिर नेगेटिविटी को ही आप लेके चलो। तो मैंने तो ऑडियंस को बताना ना, मैं तो ब्रांड का स्पॉन्सर्ड नहीं कर रहा कंटेंट, मैंने तो अपना पैसा लगाया हुआ और मैं वही फील लेता हूँ डिवाइस के ऊपर लगा के, जो एज ए बायर अपनी डिवाइस पे पैसे स्पेंड करने के बाद जो फील करेगा। तो मैंने तो वही चीज़ें बतानी हैं जो राइट हैं। अब मैंने ये भी मेंशन किया था कि भाई इस रेंज के अंदर अगर 1080p रेजोल्यूशन वाला एमोलेड 120 हर्ट्ज भी मिल जाए ना तो मोर देन इनफ है। इस चीज़ को वो कंसीडर नहीं करते। बस उनको नज़र आता है कि यार ये अगर वो बताया जा रहा है ना वीडियो में कि हार्डवेयर लिमिटेशन है, अब इसकी वजह से उनकी वीडियोस में काफ़ी गालियाँ उनको पड़ती हैं, तो वो उस चीज़ का गुस्सा फिर मेरे पे निकालते हैं। तो देखो, रियलिटी कभी भी छुपती नहीं है, रियलिटी तो बतानी पड़ती है। एक डिवाइस का रिव्यू का यही मकसद होता है ना। मैं कोई अनबॉक्सिंग्स वगैरह को डब्बा खोल वीडियोज़ तो बनाता नहीं हूँ, मेरी ऑडियंस सारा जानती है मेरे बारे में। और रिव्यू में जब तक डिवाइस के प्रोज और कॉन्स ना बताए जाए तो वो रिव्यू नहीं कहलाता। तो मैंने तो सच ही बताना ना, इसके अंदर यूज़र को पैसे लगाने के बाद क्या चीज़ मिलेगी, उसको कितनी वैल्यू मिलेगी इसके अंदर, जो उसके लिए मैटर करती है, मेरे लिए भी वही चीज़ मैटर करती है। बाकी जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है वो एज ऑलवेज वाला उसके अंदर कोई काम नहीं है, लेकिन नाम उसका ऑलवेज ज़रूरी है। वो है 10 सेकेंड्स वाला। और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है उसकी। अभी क्योंकि डिवाइस बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, कोई 10-15 दिन नहीं हुए हैं इसको यूज़ करते हुए, अभी तक उसकी स्पीड ठीक चल रही है। जो हैप्टिक फीडबैक है इसका, ज़ाहिर है इस कैटेगरी में आपको जो प्रीमियम ठक ठक वाला वो तो नहीं मिलता, लेकिन नॉर्मल वाली जो गुर वाली वाइब्रेशन है ना, उससे स्लाइटली थोड़ी बेहतर वाली। आउटडोर में मैंने यूज़ करके देखा है, अच्छी लाइटिंग कंडीशन में भी जो इसकी विजिबिलिटी है डिस्प्ले की वो काफ़ी बेटर रहती है। परफॉर्मेंस वाली साइड पे सेम स्टोरी है। Helio G100 200 वाला हार्डवेयर है, वो G100 को नए कपड़े पहना दिए, G200 कर दिया, ताकि लोगों के माइंड में अगर कोई नेगेटिव इमेज बना हुआ है G100 का तो वो क्लियर हो जाए। तो मेरे ख्याल से ऐसे क्लियर नहीं होगा।
अब 60,000 रुपये की प्राइस पॉइंट पे भी यही सेम चिपसेट है, 27,000 रुपये पे भी हमने देखा हुआ है, 80,000 पे भी हमने देखा हुआ है। पाकिस्तान के हालात का रेफरेंस दिया जाता है कि यार मतलब इकोनॉमी देखो भाई, इकोनॉमी इतनी भी गई गुजरी नहीं है कि ब्रांड 80,000 रुपये पे भी जाके आपको G100 दे या G200 दे और आप लोग उसकी जस्टिफिकेशन देते फिरो अपनी वीडियोस में। मतलब सही है, एक अच्छा हार्डवेयर दिया जा सकता है। टेक्नो के पोवा 5 प्रो 5G में Dimensity 6080 का हार्डवेयर था, मोटरोला के G54 के अंदर एक 5G हार्डवेयर आया था, लोगों ने परफॉर्मेंस की बेस पे वो फ़ोन इतना बाय किया कि वो मार्केट से गायब हो गया। अब रियलमी ने अपने 13 प्लस के अंदर 70-75,000 रुपये की रेंज में फ़ोन चलता रहा मार्केट में, Dimensity 7300 हार्डवेयर दिया। अब वहीं पे है डॉलर रेट, वहीं पे है सारी इकोनॉमी। अब वो रियलमी अपने जो 14T है उसके अंदर Dimensity 6300 दे रहा है और प्राइस भी उसकी मतलब वही 75-80 हज़ार रुपये है। अब इस चीज़ की क्या जस्टिफिकेशन है कि पहले एक ज़्यादा हार्डवेयर दे दिया, उसके बाद एकदम डाउनग्रेड का हार्डवेयर दे दिया। ये मोस्टली ब्रांड इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो इस फ़ोन के अंदर जो परफॉर्मेंस है ना वो प्राइस के हिसाब से जस्टिफाइड नहीं है। हाँ, इतनी परफॉर्मेंस है कि डे टू डे टास्क आपके हैंडल कर लेगी, लेकिन जो बंदा 60,000 रुपये स्पेंड कर रहा है ना वो चाहता है कि यार मतलब को थोड़ी सी परफॉर्मेंस ऐसी मिले कि थोड़ा सा मेरा हैवी टाइप का भी यूज़ हो। आजकल मीडिया कंजम्पशन के साथ आपको पता है वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं लोग और काफ़ी हैवी टास्क हैं जहाँ पे आके इस हार्डवेयर की बस हो जाती है। और ये जो डब्बे पैक वाले ब्रांड है ना, इनको अब एक चीज़ ये माइंड में रखनी चाहिए कि मार्केट में जिस तरह के ये इंपोर्टेड फ़ोन है ना ऑफिशियल PTA अप्रूव में मिल रहे हैं और वो बड़े बड़े तगड़े हार्डवेयर दे रहे हैं। अगर इन्होंने ये G200 या G100 वाली हरकतें ना छोड़ी तो ज़्यादातर यूज़र फ्लाइट कर गया दूसरे फ़ोन्स के ऊपर, तो जो रह गया वो भी उनके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। पे गेमिंग वाली साइड पे 60 FPS इस फ़ोन के अंदर मिल जाते हैं, बट वही है ये जो अपडेट के ज़रिए शिफ्ट हुआ है ना, कोई हैवी वाला 60 FPS नहीं है। आल्दो जो इसके अंदर जायरो सेंसर है वो हार्डवेयर बेस्ड है, तो जायरो की मूवमेंट उसके रिफ्लेक्सेस वगैरह आप मतलब खेल सकते हो, बट कैजुअल गेमिंग वाले पॉइंट ऑफ व्यू से देखना हैवी यूज़ नहीं कर सकते फॉर द प्राइस सेगमेंट। ये जो चिपसेट है ये एक अंडर पावर्ड चिपसेट है। बाकी इस फ़ोन में 8GB रैम LPDDR4X वाली है जो मल्टीटास्किंग बेहतर हैंडल कर लेती है, और 256GB वाली इसके अंदर स्टोरेज है, और ये UFS 2.2 वाली स्टोरेज है। AnTuTu बेंचमार्क्स अगर आप देखते हो तो जहाँ पे G100 के होते थे ऑलमोस्ट वहीं पे G200 के हैं, 4 लाख कोई 50-60 हज़ार के आसपास आते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पे अब ये कहने पे मजबूर हूँ कि ये जो ब्रांड है ना, ये जो जेस्चर एनिमेशंस होती है ना, स्वाइपिंग स्क्रॉलिंग में ऐप ओपनिंग क्लोजिंग की जो एनिमेशंस है, जो यूज़र एक्सपीरियंस में एक अच्छा इफेक्ट देती हैं, यूज़र को एक अच्छी फील देती हैं, ये ब्रांड वो जानबूझ के मिसिंग करते हैं। मतलब ये दे सकते हैं, इनके कई फ़ोन्स में देखी हुई है पहले, पोवा 5 प्रो 5G में टेक्नो ने दी हुई थी, बट यहाँ पे इन्होंने इंटेंशनली इस चीज़ को मिस किया हुआ है ताकि शायद कोई भला ना कर दिए कस्टमर का। सॉफ्टवेयर वाली साइड पे एंड्रॉयड 15 के साथ ये फ़ोन आ रहा है, और iOS इनका अपना जो वर्जन चलता है उसके ऊपर वो है। फर्स्ट पार्टी ब्लॉटवेयर मैं अक्सर अपनी वीडियोस में टेक्नो इन्फिनिक्स के फ़ोन्स में हाईलाइट करता हूँ कि वो भी हैं, और दूसरा इन्होंने कुछ और भी गेम्स, हॉट ऐप्स जो है ना डिसेबल हो जाती हैं, लेकिन इन्होंने अपनी तरफ से भर के दी हैं। तो ये यहाँ पे चीज़ें हैं, कुछ AI के फीचर्स हैं, UI काफ़ी फीचर रिच है, बट ये जो ब्लॉटवेयर टाइप का है ना, ये चीज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अगर दूसरी UI से कोई बंदा शिफ्ट होता है ना, टेक्नो इन्फिनिक्स पे नया आता है, तो वो एडजस्ट नहीं कर पाता UI के साथ, वो कंप्लेन कर रहा होता है कि यार सॉफ्टवेयर मज़े का नहीं है। तो ये टेक्नो इन्फिनिक्स को ना ये चीज़ें थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। और जहाँ तक सॉफ्टवेयर अपडेट पॉलिसी है, इस फ़ोन के साथ मैंने कहीं पे इनकी वेबसाइट पे या कहीं पे इनके सोशल हैंडल पे नहीं देखा कि जहाँ पे इन्होंने अपडेट पॉलिसी मेंशन की हो। GSM रीना पे ज़रूर देखी है, वहाँ पे कोई 3 मेजर एंड्रॉयड अपडेट्स उन्होंने मेंशन किया, पता नहीं इन्होंने उनको ही बताया हुआ सिर्फ, तो वह हमको बताना चाहिए था। तो बहरहाल अभी के लिए, क्योंकि पब्लिकली इन्होंने कोई ऐसा दिया नहीं हुआ अपडेट पॉलिसी, तो मैं आपको यहाँ पे कुछ कंफर्म नहीं बता सकता। बाकी जो कॉल क्वालिटी है वहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस बेहतरीन रहा है, वहाँ पे इश्यूज़ नहीं है। 4.5G का सपोर्ट है, 4G प्लस कैरियर एग्रीगेशन वाला जो सपोर्ट है ना वो नहीं है। तो कुछ मेरे भाई कह रहे थे कि जो 4.5G है ना ये 4G प्लस ही है, तो 4G प्लस में बेसिकली 2-3 बैंड्स को ना मिक्स करके आपको इंटरनेट स्पीड दे रहा होता है। तो मैंने नेट मॉन्स्टर ऐप से भी चेक किया, वो एक ही बैंड को पकड़ के खींच रहा होता है स्पीड सारी, तो आती वैसे रीज़नेबल है, लेकिन 4G प्लस का सपोर्ट इसके ऊपर नहीं है। तो ये चीज़ बस अपने माइंड में रखिएगा। VoLTE का जो वोल्टी जिसको कहते हैं वो सपोर्ट इस फोन में अवेलेबल है। वाईफाई जो कॉलिंग है वो वाईफाई जिसको कहते हैं वो भी मिल जाता है। NFC का भी सपोर्ट है। टैप टू पेमेंट जो है वो भी आप कर सकते हो, मैंने परफॉर्म करके देखी है, ट्रांजेक्शन बेहतरीन चलता है वहाँ पे। उसके अलावा जो चुपके वाली कॉल रिकॉर्डिंग है वो इस फोन के अंदर आपको मिल जाती है, जो मोस्टली यूज़र डिमांड कर रहा होता है। बाकी कैमरा वाली साइड पे ये जो फ़ोन है ना, टेक्नो ने इतना इसको ना तो मार्केट किया कैमरा वाली साइड पे, और ना जो स्पार्क सीरीज़ है ना, इनके फ़ोन कैमरा के लिए टेक्नो इतना फोकस में रखता है। कैमरा अगर थोड़ा ध्यान देता है ना टेक्नो, वो अपनी कैमन सीरीज़ की तरफ आके देता है। मैंने अक्सर आपको यही बताया हुआ है कि अगर आप कैमरा की थोड़ी सी बेहतर प्रायोरिटी चाहते हो तो फिर आपको कैमन सीरीज़ की तरफ जाना चाहिए।
अब इस फ़ोन की बैक पे 50 मेगापिक्सल का एक ही सेंसर है, दूसरा रेलू कट है, तीसरा IR ब्लास्टर वो जो रिमोट कंट्रोल डिवाइसेस के लिए ना वो दिया हुआ है, और फ्रंट पे 13 मेगापिक्सल की सेल्फी है। डे टाइम के ऊपर मैंने फ़ोटोज़ क्लिक की हैं। जो इनकी पोस्ट प्रोसेसिंग वाले एल्गोरिथम्स है ना वो इन्होंने थोड़े से इंप्रूव किए हुए हैं, जिसकी वजह से इनकी जो स्पार्क सीरीज़ के फ़ोन है या इनके वो थोड़े बहुत नीचे वाली रेंज के भी फ़ोन हैं, फ़ोटोज़ डिसेंट क्लिक कर पाते हैं और लाइट कंट्रोल उनका वो बैलेंस बेहतर होता है। डिटेल्स फ़ोटो के अंदर अच्छी रहती हैं अगर आप थोड़ा जूम करके देखोगे। लेकिन वीडियोग्राफी की जो कहानी है वो सेम वही है कि 2K रेजोल्यूशन तक वीडियो जाती है, झटके वटके खा रही है दुनिया को, स्टेबलाइजेशन इतनी मज़े की नहीं है। तो वीडियोग्राफी इसकी स्टिल मैं एवरेज रेट करूँगा। फ़ोटोज़ अगर आप कुछ डिसेंट लेना चाहते हो तो बेहतर है, लेकिन अगर आपके पास कैमन सीरीज़ का फ़ोन है टेक्नो का, उसकी फोटोग्राफी जो कैमरा डिटेल्स हैं कंपैरेटिवली दिस स्पार्क सीरीज़ बेहतर ही होगी। तो देखो अगर चीज़ों को मैं सम अप करूँ ना तो टेक्नो का ये स्पार्क 40 प्रो प्लस फ़ोन बुरा नहीं है, लेकिन जिस प्राइस के ऊपर है यहाँ पे इसको मैं आपको रिकमेंड नहीं कर सकता। ओवर प्राइस्ड फ़ोन है, 60,000 रुपये का, 56,557 के आसपास इस टाइम पे मार्केट में ये फ़ोन मिल रहा है। इसके मुकाबले में अगर आपने जाना है तो बेहतर ये है कि कैमन 40 की तरफ चले जाओ, वो टेक्नो का ही फ़ोन है, 52-53 के आसपास मिल जाता है। या फिर इन्फिनिक्स का 044G मिल रहा है आपको 51-52 में, डब्बा पैक, अच्छी डिस्काउंटेड प्राइसेस पे चल रहे हैं, वो देख सकते हो, उसमें बेटर वैल्यू है। या फिर आप अगर लेना ही है तो कैमन 40 प्रो देख सकते हो, 60-61 हज़ार रुपये में है, थोड़ा वो भी ओवर प्राइस्ड, मैंने अपने रिव्यू में सारी चीज़ें क्लियर की हैं, बट कंपैरेटिवली इस फ़ोन से थोड़ा इंप्रूव्ड है, क्योंकि स्पार्क सीरीज़ और कैमन सीरीज़ में डिफरेंस है। कैमन जो सीरीज़ है थोड़ी सी इंप्रूव्ड सीरीज़ होती है, और बाकी जो अदर ऑप्शंस है वो मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बताई है। इस फ़ोन का जो राइट प्राइस टैग है इन माय ओपिनियन ये कोई 50-52 के आसपास अगर लॉन्च होता, इनवॉइस आती और डिस्काउंट के बाद 47-48 के आसपास मिलता ना, तो ये फ़ोन फिर एक रिकमेंडेड ऑप्शन थी। फ्यूचर में प्राइस कट के बाद अगर इस रेंज के अंदर आएगा तो डेफिनेट इसको रिविजिट भी करेंगे, फिर इसको रिकमेंड भी करेंगे। अभी ये फ़ोन मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा। आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।